नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा और इस खास शो में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियों की। तो इस लिस्ट में पहला नाम है नौसिल का। नौसिल के लिए सरकार से एक अच्छी खबर आई है। सल्फेनिमाइड्स एक्सेलरेटर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है सरकार की ओर से। चाइना, यूएस और ईयू से इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है और 5 साल के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इस खबर के चलते एसआर वेल्थ के लोकेश सेठिया मानते हैं कि आप शेयर में 270 से 280 यानी कि 30 से 50% तक की अपसाइड भी देख सकते हैं अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म का व्यू स्टॉक में लेके चलते हैं। तो नौसिल के शेयर में इस खबर के चलते 22 जून को 20% का अपर सर्किट लग गया और 190 रुपये 82 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग सर्किट के लेवल पर ही देखने को मिली। अगला नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का। इस शेयर में भी 20% का अपर सर्किट लग गया। दरअसल हुआ ये कि हाइपरनेक्स ने कंपनी को लार्ज स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चुना है। हाइपरनेक्स से 192 मेगावाट पावर जनरेशन क्षमता का इनको एक ऑर्डर हाथ लगा है और हाइपर स्केल एआई योग्य डेटा सेंटर के लिए ये ऑर्डर इनके हाथ लगा है। जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक के लिए जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। पहले ऐड की रेटिंग थी, उसे बढ़ाकर बाय किया और इसका जो टारगेट पहले 1955 रुपये था उसे बढ़ाकर 2430 रुपये कर दिया गया है। इन दोनों खबरों के चलते 22 जून को शेयर में जबरदस्त एक्शन था। 20% का अपर सर्किट लगा। 2389 रुपये 80 पैसे के स्तर पर स्टॉक बंद होता हुआ दिखा, जो कि इस शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी था। अगली खबर जो है वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स को लेकर, यानी कि HSCL। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने यूएस की कंपनी में एक हिस्सेदारी बढ़ाई है। यूएस की कंपनी है इंटरनेशनल बैटरी, जिसमें इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 20.47% कर दी है। $0.66 मिलियन के अतिरिक्त निवेश से ये हिस्सेदारी बढ़ाई गई है और HSCL को 630 के ऊपर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है। शेयर में 800 और 825 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 629 रुपये के आसपास आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। 22 जून को जब यह खबर आई तो HSCL के शेयर में कारोबार के आखिरी घंटे में दबाव बढ़ा और शेयर 2.5% नीचे 655 रुपये 5 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। वोल्टास ने अपना ही पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। FY27 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में इस कंपनी ने 10 लाख एसी बिक्री का माइलस्टोन हासिल कर लिया है। पिछले साल इस कंपनी ने 88 दिन में ये माइलस्टोन हासिल किया था, जबकि इस साल 81 दिन में ही ये माइलस्टोन कंपनी की ओर से हासिल कर लिया गया है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले 7 दिन पहले, 7 दिन जल्दी इस कंपनी ने ये जो रिकॉर्ड है उसको छू लिया है। 22 जून को वोल्टास का शेयर इस खबर के चलते शुरुआती मजबूती के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और बाद में ऊपरी स्तरों से हल्का होकर केवल 0.1% ऊपर 1354 रुपए के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। वहीं इस खबर के चलते वोल्टास के मुकाबले ईपैक ड्यूरेबल ये शेयर ज्यादा मजबूत था। ऊपर से ये शेयर भी हल्का हुआ, लेकिन उसके बावजूद करीब 10% की मजबूती के साथ 252 रुपए 66 पैसे पर इस शेयर में कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगला नाम है नॉलेज मरीन का। नॉलेज मरीन में एक ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर में जबरदस्त एक्शन पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। इस कंपनी के 2 प्रमोटर्स ने 101 करोड़ में 5,13,000 शेयरों की बिक्री की है, जिसमें कनक और दिनेश केवल रमानी के नाम शामिल है। 1962 रुपये 35 पैसे का भाव है जिस पर ये शेयर बेचे गए हैं। इंटरेस्टिंगली इस ब्लॉक डील में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने 1.6% हिस्सेदारी 79 करोड़ रुपए में खरीदी है और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने 4 लाख शेयर खरीदे हैं 1963 रुपये 17 पैसे प्रति शेयर के औसत भाव पर। नॉलेज मरीन में आप खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 2160 का है। टारगेट आपको 2400 तक के देखने को मिल सकते हैं, ऐसा लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी का मानना है। 22 जून को जब ये खबर आई तो उस दिन नॉलेज मरीन के शेयर में करीब 13% की मजबूती के साथ 2337 रुपये के स्तर पर डे हाई के बेहद करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। ओला इलेक्ट्रिक अगला नाम है जिसके लिए एक अहम मंजूरी आती हुई दिखी है। इनका जो इंडिजीनियस यानी स्वदेशी 46100 LFP बैटरी सेल है, उसके लिए BIS सर्टिफिकेशन इस कंपनी को मिल चुका है। सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में मंजूरी पाने वाली ये देश की पहली कंपनी है, यानी कि पहली भारतीय कंपनी है। इस नए बैटरी सेल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इसके साथ साथ एनर्जी स्टोरेज में किया जाएगा। इस खबर के चलते 23 जून को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में करीब 0.3% की मजबूती के साथ 43 रुपये 63 पैसे के स्तर पर डे हाई के आसपास जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई।
बायबैक की रिकॉर्ड डेट के दिन बजाज ऑटो के शेयर में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। 24 जून इस कंपनी के बायबैक की रिकॉर्ड डेट थी और बायबैक का फायदा लेने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि 23 जून खरीदारी करने का आखिरी दिन था अगर जिनको बायबैक में पार्टिसिपेट करना था। 46,94,000 शेयरों या फिर 0.2% हिस्सेदारी का कंपनी की ओर से बायबैक किया जाएगा। टेंडर रूट के जरिए 12,000 रुपये का दाम है जो कि बायबैक का तय किया गया है और 10,800 अगर पार हुआ तो शेयर में 12,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, ऐसा वरुण जोशी जी मानते हैं और उन्होंने स्टॉप लॉस दिया है 9,950 रुपए का। हालांकि बायबैक के बाद जो शेयर बचेंगे 1.5 से 2 साल का अगर आपका नजरिया है तो ये शेयर आपको 14 से 15,000 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है। 23 जून को बजाज ऑटो के शेयर में डे लो के करीब 0.2% गिरकर 10,025 रुपए के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया को अपने प्रमोटर से पैसा मिला है। प्रमोटर ग्रुप एंटिटी ने इस कंपनी में निवेश किया है। प्रमोटर ग्रुप एंटिटी है आदित्य बिरला ग्रुप, जिसने 1182 करोड़ रुपए की रकम इस कंपनी में डाली है। 11 रुपये प्रति वारंट के दाम पर इनको वारंट जारी किए गए हैं और उस वारंट इशू की जो 25% पेमेंट है उसके तहत 1182.50 करोड़ रुपए का निवेश प्रमोटर एंटिटी की ओर से किया गया है। जो बाकी बची रकम है वो अगले 18 महीने के अंदर यानी कि जो 75% पेमेंट है वो चरणों में यानी कि फेजेस में आता हुआ दिखेगा। सूर्य इन्वेस्टमेंट नाम की ये प्रमोटर ग्रुप एंटिटी है जिसको 430 करोड़ वारंट जारी किए गए हैं जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की एंटिटी है और प्रमोटर ग्रुप का मेंबर भी है। फ्रेश खरीदारी के लिए राजेश शर्मा जी मानते हैं कि आप वेट कीजिए, 13.5 से 12.5 का लेवल है जिसका वेट कीजिए और जिनके पास है वो 50 से 75% मुनाफा वसूली कर लें अगर नीचे पे खरीदा हुआ है और बाकी पोजीशन को होल्ड करें 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। 23 जून को वोडाफोन आइडिया के शेयर में शुरुआती 1 घंटे में मजबूती जरूर रही लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी होगी और शेयर 2.5% गिरकर 14 रुपये 45 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। वेदांता में इस हफ्ते एक बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसके बाद शेयर में हमने बड़ी गिरावट बनती हुई दिखी। 23 जून को 2149 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 292 रुपए के भाव पर 7 करोड़ 30 लाख शेयरों का सौदा हुआ जिसमें खबर ऐसी थी कि प्रमोटर एंटिटी ट्विन स्टार होल्डिंग्स अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। 40% हिस्सेदारी के साथ ट्विन स्टार होल्डिंग्स इस कंपनी में सबसे बड़ा प्रमोटर शेयर होल्डर है। 225 से 230 रुपए तक ये शेयर गिर सकता है, ऐसा राजेश शर्मा जी का मानना है और 294 रुपए पार होने तक आप इसमें खरीदारी ना करें क्योंकि ये शेयर 266 से 268 तक गिर सकता है, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है। इस ब्लॉक डील के बाद 23 जून को वेदांता के शेयर में करीब 8% की गिरावट के साथ 281 रुपए 70 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 23 जून की शाम को जो ब्लॉक डील की डिटेल्स आई उसके मुताबिक ट्विन स्टार होल्डिंग्स ने इस कंपनी के 6.5 करोड़ शेयर बेचे हैं। प्रमोटर एंटिटी ने 23 जून को ब्लॉक डील के जरिए ये शेयर बेचे और एनएसई पर 291 रुपए 36 पैसे प्रति शेयर का औसत भाव पर जिस पर ये शेयर बेचे गए हैं। 24 जून को वेदांता के शेयर में हल्की रिकवरी के साथ 282 रुपए 55 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। 25 जून को फिर से एक खबर थी कि कंपनी ने एक नए कारोबार में उतरने की घोषणा की है। वीपीपीएल नाम की कंपनी का गठन किया है जिसके तहत इसने रियल एस्टेट कारोबार में कदम रख लिया है। वीपीपीएल का मतलब वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। इस कंपनी का जो गठन है वो 22 जून को मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में किया गया था और एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म के रूप में ये कंपनी कामकाज करेगी। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए वीपीपीएल का गठन किया गया है और ग्रुप के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और संपत्ति विकास का माध्यम बनेगी वीपीपीएल, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके अलावा जो बाकी संबंधित मौके हैं उसको आगे बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी वीपीपीएल। रियल एस्टेट में जो प्रवेश किया गया है उसको कारोबार के डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में एक अहम कदम समझना चाहिए, ऐसा कंपनी की ओर से निकल के सामने आया। लेकिन बाजार ने इस खबर को पसंद नहीं किया और 25 जून को वेदांता के शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ 273 रुपए 45 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने क्यूआईपी की घोषणा की और उसके बाद शेयर में जबरदस्त एक्शन पॉजिटिव साइड पर बना। 22 जून की शाम को कंपनी का क्यूआईपी इशू खुल गया, ऐसी खबर आई थी जिसके जरिए कंपनी की 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसका फ्लोर प्राइस 290 रुपए 35 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था। 308 रुपए 50 पैसे का जो प्राइस था उसके हिसाब से देखें तो जो फ्लोर प्राइस था क्यूआईपी का वो 5.9% के डिस्काउंट पर था और इस क्यूआईपी से एमपीएस यानी कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम के जो पालन का हैंगओवर है वो इस कंपनी के ऊपर से खत्म हो जाएगा, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है। इस क्यूआईपी के बाद शेयर में जबरदस्त एक्शन बना। 23 जून को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ 314 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि 24 जून को शेयर 343 रुपए 45 पैसे तक भी उछल गया था।
डिलीवरी ने बजाज ऑटो के साथ हाथ मिलाया है, पार्टनरशिप की है। कंपनी ने बजाज ऑटो के साथ एक पार्टनरशिप की है। लास्ट माइल फ्लीट को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए यह साझेदारी की गई है कंपनी की ओर से। लास्ट माइल डिलीवरी नेटवर्क में 200 बजाज रीकी ई कार्ट्स तैनात की जाएंगी इस कंपनी की ओर से। 23 जून को डिलीवरी के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ 476 रुपये 45 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। 24 जून को फिर से एक खबर थी कि नेक्सस वेंचर्स ने 23 जून को इस कंपनी के 43.2 लाख शेयर बेचे हैं। वे ब्लॉक डील के जरिए सौदा हुआ था 208 करोड़ रुपए का, जिसमें 0.6% हिस्सेदारी बेची गई है 481 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पर। मार्च 2026 तक आपको बता दें नेक्सस वेंचर्स के पास इस कंपनी का 4.5% हिस्सा था। अंशुल जैन जी मानते हैं कि 490 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होने का वेट करें, तभी आप इस शेयर में कोई तेजी की पोजीशन बनाएं। 24 जून को डिलीवरी के शेयर में निचले स्तरों से रिकवरी हुई और करीब 1% चढ़कर यह शेयर 481 रुपए 5 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। इस हफ्ते अदानी ग्रुप की एजीएम हुई, जिसमें गौतम अदानी साहब ने कई बड़े ऐलान किए हैं। अदानी ग्रुप की 34वीं एजीएम थी, जिसमें चेयरमैन गौतम अदानी साहब ने बड़े ऐलान किए हैं। इसमें 3-4 सेक्टर्स हैं जिसको लेकर बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। पहला ये कि 2030 तक इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश की रूपरेखा पेश की गई गौतम अदानी साहब की ओर से। अदानी एटॉमिक एनर्जी के तहत न्यूक्लियर पावर सेक्टर में ग्रुप ने एंट्री कर ली है। 2035 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी क्षमता डेवलप करने का लक्ष्य तय किया गया है। अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा और ग्रुप की पावर जनरेशन क्षमता बढ़ाकर 45 गीगावाट की जाएगी। इसके अलावा FY26 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है और 2030 तक 3 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता डेवलप करने की इस ग्रुप की योजना है। अदानी ग्रुप के शेयरों में इस अनाउंसमेंट के बाद एक्शन देखने को मिला, लेकिन अंशुल जैन जी मानते हैं कि रनअप बहुत ज्यादा हो चुका है और अदानी ग्रुप के शेयरों से आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। 24 जून को एजीएम के बाद अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में हरे निशान के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई और जो तेजी बनी थी उसको ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने लीड किया था। सरकारी रेलवे कंपनी IRFC में सरकार ने OFS लॉन्च किया है। सरकार ने 2% हिस्सेदारी के लिए इस हफ्ते OFS लॉन्च किया था, जिसमें 1% का बेस ऑफर था और 1% हिस्से का ग्रीन शू ऑप्शन था। इसका फ्लोर प्राइस 91 रुपये प्रति शेयर था, जो कि उस समय का जो मौजूदा भाव था उससे करीब 8% के आसपास के डिस्काउंट पर था। 24 जून को नॉन रिटेल निवेशकों के लिए जो हिस्सा खुला था उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 2.25 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा और OFS में हिस्सा लेने की सलाह नहीं है उस समय प्रदीप हल्दर जी ने कहा था। क्योंकि डिस्काउंट पर था OFS, इसलिए 24 जून को IRFC के शेयर में 6.25% की गिरावट के साथ 92 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगले दिन यानी कि 25 जून को खबर थी कि सरकार ने OFS में ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करने का विकल्प चुना है, क्योंकि नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्से को मजबूत रिस्पांस मिला था 25 जून को, लेकिन जो रिटेल निवेशकों का हिस्सा खुला था वो भी लगभग पूरा सब्सक्राइब हो गया था। 25 जून को IRFC के शेयर में करीब 0.25% की गिरावट के साथ 91 रुपये 77 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि OFS के बाद अगले दिन भी शेयर में गिरावट ही देखने को मिली। पूंजी जुटाने की तैयारी में लग गया है येस बैंक। 29 जून को पूंजी जुटाने पर बोर्ड की बैठक होने वाली है और पूंजी जुटाने के लिए कई सारे विकल्पों के ऊपर बैंक की ओर से विचार किया जाएगा, जिसमें शेयर जारी करने और उसके साथ साथ डेट सिक्योरिटीज के जरिए पूंजी जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा। प्रदीप हल्दर जी मानते हैं कि 26 से 27 का लेवल पार होने के पहले आप इसमें कोई भी नई खरीदारी ना करें और अगर आप मौजूदा निवेशक हैं तो इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 21.5 रुपये का होगा। 28 रुपये 35 पैसे पार होने के बाद इस शेयर में खरीदारी करें, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है। यानी कि यहां से बड़ी अपसाइड बनने के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि शेयर को पार करना होगा। 24 जून को येस बैंक के शेयर में 1.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 24 रुपये 94 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। NLC इंडिया ने देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी IOC के साथ हाथ मिलाया है। IOC के साथ इस कंपनी ने एक MOU साइन किया है। तमिलनाडु में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए यह करार किया गया, जिसमें सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पर JV का फोकस होगा और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर भी JV का कामकाज होगा। इसके अलावा ग्रीन फ्यूल्स, ई मोबिलिटी, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पर तो कामकाज होना ही है, बाकी सब चीज़ें भी इसमें कंसीडर की जाएंगी। 24 जून को NLC इंडिया के शेयर में 0.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 325 रुपये 25 पैसे के स्तर पर डे लो के बेहद करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई।
हिस्सा खरीद के बाद हुनसा कंज्यूमर का शेयर इस हफ्ते गिरता हुआ नजर आया। फ्लुएंस फार्मा नाम की एक कंपनी है जिसका 58% हिस्सा इस कंपनी ने खरीदा है। 135 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में यह सौदा पक्का होता हुआ दिखा है और जो बाकी बची हिस्सेदारी है 42% की, उसको अगले 5 से 7 साल में कंपनी की ओर से खरीदा जाएगा, जिसकी कंपनी ने योजना शेयर भी की है। 24 जून को इस खबर के चलते हुनसा कंज्यूमर के शेयर में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला और इस बीच 415 रुपये 95 पैसे पर कारोबार का अंत करीब 1% की गिरावट के साथ हुआ। यह हफ्ता टाटा ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि गुरुवार के दिन आरबीआई की ओर से दिशा निर्देश जारी किए, जिससे टाटा सन्स की जो लिस्टिंग है वो होगी नहीं होगी उसको लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। आरबीआई ने जो अपर लेयर एनबीएफसीज हैं उनके लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाली यानी एसेट्स वाली एनबीएफसीज को अपर लेयर में क्लासिफाई किया जाएगा। 1 लाख करोड़ की जो एसेट साइज है उसकी समीक्षा अब हर 5 साल में होगी, जो कि पहले 5 साल में हुआ करती थी, यानी कि जो टाइम फ्रेम है उसको घटाकर 2 साल कम कर दिया गया है। और जो नए दिशा निर्देश हैं वो 24 जून की शाम को आए थे और उसी दिन से ही वो लागू भी होते हुए नजर आए हैं। इस खबर के चलते टाटा केम और टाटा इन्वेस्टमेंट फोकस में थे। राजेश शर्मा जी का मानना है कि टाटा केम को आप खरीदें तो 730 के आसपास 715 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। और इस खबर के चलते 25 जून को टाटा ग्रुप के शेयरों में उत्साह देखने को मिला। 3 मेन जो ग्रुप कंपनियां हैं जिसमें टाटा कैपिटल, टाटा केमिकल और टाटा इन्वेस्टमेंट, इन शेयरों में 2.5% तक की मजबूती देखने को मिली और इस तेजी को लीड कर रहा था टाटा कैपिटल का शेयर, जो कि 362 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। चलिए, तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑन द रडार। और इस सेगमेंट में जो पहला नाम है वो है सोम डिस्टिलरीज का, जिसको आप SDBL के नाम से भी जानते हैं। SDBL के लिए मध्य प्रदेश से इस हफ्ते एक बुरी खबर आई है। दरअसल एवर 27 के लिए इस कंपनी ने भोपाल प्लांट के एक्साइज लाइसेंस की अर्जी दी थी, जिसको रद्द कर दिया गया है और ये एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की ओर से अर्जी खारिज कर दी गई है। वरुण एन जोशी जी का मानना है कि SDBL को आप 99 से 100 रुपये का लेवल पार होने तक अवॉइड करें, तब तक आप नई खरीदारी ना करें। अगर लिकर शेयर आपको चाहिए ही तो USL यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खैतान, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। 22 जून को SDBL के शेयर में शुरुआती उठापटक के बाद बिकवाली का दबाव बढ़ गया और शेयर 5% की गिरावट लेकर 71 रुपये 52 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। विक्रम सोलर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हां, NCLT की कोलकाता बेंच ने कंपनी के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। इसित्वा स्टील नाम की एक कंपनी है जिसकी ओर से दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दी गई है। नए निवेश के लिए IPO बेस बनने का इंतजार करें या तो फिर 236 रुपये का लेवल पार होने का आप वेट कीजिए, ऐसा लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी का मानना है। 22 जून को विक्रम सोलर के शेयर में पहले हाफ में कमजोरी के बाद निचले स्तरों से रिकवरी हुई और शेयर करीब 1% की गिरावट लेकर 198 रुपये 16 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। क्या LIC का बुरा दौर खत्म हो चुका है? क्योंकि खबरें तो खराब आ रही हैं इस कंपनी को लेकर। और खबर ये थी कि कंपनी के CFO और KMP यानी कि की मैनेजरियल पर्सोनल ने इस्तीफा दे दिया है। इस कंपनी के CFO और KMP सुनील अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस खबर के बाद राजेश शर्मा जी का मानना है कि शायद ये बुरे दौर खत्म होने के इंडिकेशंस है और इस शेयर को धीरे धीरे 400 रुपये तक आप एक्यूमुलेट कीजिए। लंबी अवधि का नजरिया लेकर चलते हैं तो 480 और 600 रुपये तक भी स्टॉक जा सकता है, यानी कि 400 रुपये के आसपास तक अगर आप खरीदते हैं तो शेयर में 50% तक की अपसाइड भी बन सकती है, ऐसा राजेश शर्मा जी का मानना है। 25 जून को LIC के शेयर में दिन भर एक रेंज में कारोबार हुआ, लेकिन आखिरी 1 घंटे में भारी उठापटक के बाद शेयर 0.25% नीचे 423 रुपये 35 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। राजेश एक्सपोर्ट्स में ED की इस हफ्ते छापेमारी हुई और कंपनी के 9 ठिकानों पर ED की ओर से छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 3000 करोड़ रुपए का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जांच के दौरान कंपनी की ओर से निवेश से जुड़े जो रिकॉर्ड हैं वो अवेलेबल नहीं करवाए गए हैं। अफ्रीका के खदानों में इन्होंने जो निवेश किया था 1035 करोड़ रुपए के आसपास का, उससे जुड़ा हुआ जो रिकॉर्ड है वो ये नहीं दे पाए हैं। इससे इस लेन देन की जो वास्तविकता है उसकी पुष्टि करना मुश्किल हो गया है। शेयर से रैली पर निकले और कोई खरीदारी करने की कोशिश न करें, ऐसा राजेश शर्मा जी का मानना है। 25 जून को राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में कई दिनों के अपर सर्किट लगने के बाद 5% का लोअर सर्किट लग गया और 97 रुपये 2 पैसे के स्तर पर यह
चलिए, कॉर्पोरेट जगत की सारी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, स्टार्टअप अपडेट में। आपको बताते हैं स्टार्टअप से जुड़ी हुई खबरें। और इस हफ्ते एक शेयर बहुत ज़्यादा फोकस में था और वो है क्रेड का। ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी क्योंकि क्रेड में मेटा ने बड़ा निवेश किया है। मेटा ने इस कंपनी में $900 मिलियन, भारतीय करेंसी में देखें तो 8,550 करोड़ रुपये का निवेश किया है। फंडिंग राउंड एच था जिसमें मेटा ने पार्टिसिपेट किया है और जिसके बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर $4.5 अरब, इंडियन करेंसी में देखें तो 43,000 करोड़ के आसपास पहुंच की है। और इस निवेश के बाद मेटा को इस कंपनी में करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी मिलेगी। इस निवेश के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि इस कंपनी के जो सीईओ हैं कुणाल शाह, वो अपना पदभार छोड़ देंगे और मितेन संपत अंतरिम सीईओ का पदभार संभालेंगे। और कुणाल शाह व्हाट्सएप, जो कि मेटा की एक कंपनी है, उसके ग्लोबल सीईओ का पदभार संभालेंगे। इस वजह से क्रेड इस हफ्ते फोकस में रहा। तो आज के एपिसोड में इस खबर के साथ इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप कैसी खबरें देखना चाहते हैं और आपको ये शो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को, सहयोगियों को और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी लॉन्ग वीकेंड।